नई दिल्ली में चुनावों का ऐलान हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है और दिल्ली विधानसभा की चुनावों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया है। दिल्ली में एक ही चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी से लागू हो जाएगी, जारी हो जाएगी यानी कि। तो चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी और यह भी कहा कि शाम 5 बजे के बाद वोट प्रतिशत बढ़ने, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व काटे जाने या कटने और ईवीएम को हैक किए जा सकने की किसी भी संभावना से जुड़े विषयों पर जानकारी साझा की और 2 टूक शब्दों में कहा कि किसी भी तरह से ईवीएम हैक नहीं हो सकती। साफ साफ कहा कि किस तरह से वोट प्रतिशत आखिर शाम 5 बजे के बाद बढ़ते क्यों हैं, क्योंकि वहां जो वोटिंग जहां पर हो रही होती है, मतदान केंद्र, वहां पर लंबी कतारें लगी रहती हैं। वोटर लिस्ट से जुड़े हुए तमाम जो सवाल थे उनको भी सिलसिलेवार ढंग से आज चुनाव आयोग ने बताया। वहीं चुनावों की घोषणा के साथ ही दिल्ली में चुनावी हलचल और तेज हो गई है। चुनावी तैयारियों को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर मैराथन बैठक हुई। वहीं बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की जनता आपदा से जल्द ही मुक्ति का इंतजार कर रही है। पिछले 12 वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसे सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 2020 में आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट के साथ 70 में से 62 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 8 सीटों सहित कुल 38.51% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही थी। 2015 में के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत बुरी तरीके से चारों ओर से घिरी हुई नजर आती है। भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल सरकार के 4 प्रमुख मंत्री जेल जा चुके हैं। शराब घोटाले समेत भ्रष्टाचार के कई आरोप झेल रहे अरविंद केजरीवाल को मजबूरन सीएम का पद छोड़ना पड़ा और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है, जबकि कांग्रेस 48 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। वहीं नई दिल्ली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी कुमार सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आप नेताओं राघव चड्ढा और संजय सिंह पर संवेदनशील जानकारी देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिखा कि वोट कटवाने के लिए जिन लोगों ने आवेदन किए हैं उनकी निजी जानकारी मांगी जा रही है और उसके लिए दबाव डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आपत्तिकर्ताओं की निजी जानकारी मांग रहे हैं कि आखिर हमारे वोट पर कौन कौन आपत्ति डाल रहा है, उनका क्या एड्रेस है, कहां रहते हैं, उनकी निजी जानकारी क्या कुछ है, ये मांग रहे हैं और उसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। इन अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। एक चुनाव अधिकारी और भी हैं जिन्होंने इन तमाम धमकियों के बाद सुरक्षा की मांग की है। तो नई दिल्ली में जिस तरह से आपने देखा कि ये सारा जो सियासत है वो गरमाई हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की और दिल्ली में मतदान की तारीख की घोषणा की। दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी और उसी शाम रिजल्ट आ जाएगा और पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार नई जो है वो बनेगी। इट्स अ सिंगल फेज इलेक्शन। Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप एकदम निराधार है और ईवीएम मतगणना के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पुराने जो पेपर बैलेट की वापसी अनुचित और प्रतिगामी है और इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारना है ही, इसके अलावा कुछ नहीं है। No question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here
No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. और इस चुनावों की घोषणा के साथ ही अब दिल्ली में जो सियासी बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है। बीजेपी के सतीश उपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनाते हैं। स्वागत करते हैं चुनाव आयोग का कि जिस तरीके से उन्होंने 5 तारीख को अनाउंस किया है और 8 तारीख को मतगणना होगी और दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार दिल्ली से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। और बीजेपी के ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वीरेंद्र सचदेवा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज़्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, आइए उनको भी सुन लेते हैं। 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हैं। विजय जी बहुत स्वागत है। परविंदर सिंह सेठी जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परविंदर जी बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित लगते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की बात करेंगे राहुल लाल। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार। आप दोनों लोग का भी बहुत स्वागत है, राहुल लाल और विनोद मिश्रा। विनोद जी आपके साथ शुरू करें। आज चुनाव की घोषणा जिसका इंतजार था वो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी बातों के बीच में जिस तरह से एक चुनाव के एजेंडे के साथ साथ चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें बहुत साफ तौर पर कही। उन्होंने कहा कि ये जो शाम 5 बजे के बाद वोट पड़ते हैं, जो लोग पंक्तियों में मतदान केंद्रों पर खड़े रहते हैं और उसके बाद वोट बढ़ते हैं, उस पर सवाल उठाना, जो वोटर लिस्ट है उस पर नाम कटने जोड़ने पर सवाल उठाना, ईवीएम पर सवाल उठाना, उसका उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ ये चुनाव कराते हैं और कोई ताकत नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे ईवीएम हैक की जा सके। 42 बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। देखिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो दिल्ली की जनता 5 तारीख को, 5 फरवरी को तय करेंगे। लेकिन आज का जो इलेक्शन कमीशन का, सीईसी का, खास करके कह सकते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कह सकते हैं कि देश ने, लोगों ने देखा है कि पिछले 4-5 महीनों से जिस तरह के इलेक्शन कमीशन को लेके, ईवीएम को लेके, वीवीपैट को लेके, काउंटिंग को लेके और कई सवाल इस तरह से उठाए जा रहे थे, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे थे। आज सारे सवाल का जवाब जो इलेक्शन कमीशन, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन सीईसी ने आज सब सवालों का जवाब दिया है। आज उनके लिए मौका भी था
क्योंकि सीधे सीधे उस लोगों के सामने में, जनता के सामने में वो सारे शंकाओं को लेके वो सामने में हाजिर थे। सबका जवाब, एक एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो ये मर्यादा है और इलेक्शन कमीशन की जो ये ताकत है वो इसी से है कि वो कोई भी सवाल को बिना जवाब दिए हुए वापस नहीं करता। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, उसका सार आप यही समझ लीजिए कि जब आप जीतते हैं तो आपके इलेक्शन कमीशन और ये पूरा चुनाव प्रक्रिया बहुत शानदार होती है, और जब आप हारते हैं तो खुद पे समीक्षा करने पे पार्टी अपने मूल्यांकन करने के बजाय सीधे सीधे उसका ठिकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे फोड़ती है। तो इन सारी चीजों को आज एक तरह से आप कहें कि इलेक्शन कमीशन ने बेनकाब कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टी के जो लोगों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए वो शंकाएं जाहिर करते हैं, कभी कभी कि पोलिंग के बूथ पे इतने काउंटिंग कैसे हो, इतने मतदान कैसे हो गए, कभी सवाल करते हैं कि वीवीपैट से इसका मैच नहीं हुआ, कभी सवाल करते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। इन सारे सवालों को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिफरेंस में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो आप कह रहे थे कि इतने पीआईएल 40 पीआईएल अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पे डाला गया है, हर बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस बात को लेके खारिज किया है कि ये टेम्पर्ड नहीं हो सकता जी। लेकिन क्या ये मजबूरी है इस देश के राजनीतिक दलों की कि आप जब जीतते हैं तो ईवीएम बहुत शानदार है और जब आप हारते हैं तो सीधा ईवीएम पे निशाना करते हैं? ये उनकी मजबूरी को एक तरह से आज राजीव कुमार ने कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। ठीक बात है। अब सवाल यह है कि दिल्ली का कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज से तो कम से कम आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली इलेक्शन की तैयारी में तो सारी पार्टियां लगी हुई है। आज से इसकी एक विधिवत तैयारी जो है 10 तारीख के नोटिफिकेशन के बाद, जनवरी के बाद, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन में जिस तरीके का अपना एक जोड़ है, उस जोड़ में केजरीवाल की पार्टी की सरकार जो अभी तक चल रही है उनके सामने में एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा लोड है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया आप के साथ साथ भ्रम फैलाने की सियासत, साथ साथ फ्रीबीज का जो एक बरसात, ये आप इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि एक तरफ फुलझड़ी की तरफ बरसात होती हुई आम आदमी पार्टी का भी मनीष सिसोदिया का हमने देखा। तो ये सारी चीजें होगी। तो ये इंपॉर्टेंट देखना है कि दिल्ली की जनता आखिर मुद्दा क्या चुनती है। ठीक है, तो चूंकि दिल्ली की बात अगर करें तो विपक्ष में बीजेपी और कांग्रेस है, तो मैं इन लोगों के पास पहले जाऊंगा, विजय शर्मा जी के पास जाता हूं। विजय शर्मा जी, क्या मुद्दे होने जा रहे हैं इन चुनावों में? और अभी एक विषय और जो जिसकी शुरुआत दरअसल अगर कहा जाए कि चुनाव आयोग ने की, और ये साफ तौर पर तमाम विषयों पर और खासतौर पर ईवीएम को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया कि भाई साहब ईवीएम हैक नहीं हो सकती। अब आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं ये भी जो बनता था चुनावों में, अब दिल्ली की जनता निकल कर आएगी, वोट देगी जो तमाम चुनावी मुद्दे हैं उनके आधार पर? देखिए निखिल जी, ईवीएम जो है 100% प्रूफ है, ये सबने देख लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी थी। लेकिन ये आपने देखा होगा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं, अगर हार जाए तो ईवीएम खराब है और जीत जाए तो ईवीएम ठीक है। ये इनका रवैया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है। जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में बैठ के और इस तरह की बातें करते थे कि आप आइए, अमेरिका को और यूरोप को कहते थे कि हमारे यहाँ फेयर इलेक्शन नहीं होता है, तो वो सब आईना दिखाने का काम आज यहाँ किया गया। और एक एक बात का बारीकी से, जो तकनीकी चीजें जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, आम आदमी का सरोकार नहीं होता है, तो इसलिए बड़े तरीके से बताया और वेलकम किया कि लाइए क्या है, हम बताते हैं आपको एक एक सिलसिलेवार सारी बातों का। तो ये मैं ये कहता हूँ, ये तो इनकी बेशर्मी है। कहीं जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक हो जाती है और जहां हार जाते हैं वो बात करते हैं। तो ये जो इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन, ये भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ा जाएगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है और जिस तरह से ये घोषणावीर हो गए हैं, घोषणा के ऊपर घोषणा, घोषणा के ऊपर घोषणा। अरे आप 3 बार यहाँ दिल्ली में जीत कर आ गए, आपने क्या किया है? सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, किसी एक फील्ड के ऊपर भी इन्होंने काम नहीं किया। सीसीटीवी कहते हम लगा देंगे, बसें कम हो गई हैं, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, दवाइयां नकली आ रही हैं, लोग मर रहे हैं पॉल्यूशन के कारण, गंदा पानी पी के मर रहे हैं लोग। तो ये इलेक्शन जो है, वो जो इनका शीश महल है ना, जो भ्रष्टाचार का जीता जागता खड़ा हुआ है, तो वो ये लेके बैठेगा। और आम आदमी पार्टी जिस तेजी से गई थी ऊपर, उसी तेजी से नीचे आएगी। इसके बाद में भविष्य इसका आम आदमी पार्टी का खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा था, वो देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने
दोनों ने देख लिया है कि किस तरह से इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट में चला गया। आपने देखा होगा कि जब इन्होंने सत्ता संभाली थी तो 5.4 था जो जनरेट होता था रेवेन्यू, आज कितना है 3.9 है जी। और बाकी राज्यों में आप देखेंगे तो वो 6 पॉइंट है। तो किस तरह से ये पहले 4,000 करोड़ लिया इन्होंने लोन, फिर 6,000 करोड़ लिया, आज इन्होंने अप्लाई किया 10,000 करोड़ का। और किस तरह से ये महिलाओं को ठगने का काम कर रहे थे। बस आज ही मैं इंटरव्यू देख रहा था एक मीडिया चैनल के ऊपर में था कि जहां 4-5 महिला खड़ी होती हैं वो बस वाले बस भगा के ले जाते हैं। इस तरह की ये सुविधाएं दे रहे थे। पंजाब की महिला आके केजरीवाल जी के घर के सामने वो करती है। जब कोरोना में देश में हाहाकार मचा हुआ था, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, तब केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का महल बना रहे थे, उसके अंदर मिनी बार बना रहे थे शराब के लिए। और शराब का आपने देखा ही होगा कि जो अब मेरे ख्याल से पूरे विश्व में पहले शिक्षा मंत्री हैं जो शराब के घोटाले में जेल के अंदर गए हैं। इनकी आधी सरकार जेल के अंदर गई थी भ्रष्टाचार के मामले में। तो केजरीवाल जी जो है ये सबसे फर्जीवाल है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। राहुल लाल जी आपके पास इसके बाद आते हैं, क्योंकि अब इन्होंने सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, तो परविंदर सिंह सेठी को यहाँ पर लेकर आते हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, आपसे दो सवाल। एक तो इलेक्शन अभी चूंकि घोषित हुआ है तो पहले से तय कर लीजिए कि ईवीएम पर भरोसा है या नहीं। दूसरी चीज़, आप लोग इस बार आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी से लेकर और भ्रष्टाचार तक के आरोप, जहां पर आप अपने को कट्टर ईमानदार और एक नैतिकता की एक टॉप रैंक पे लेकर के आए थे और जहां पर दिल्ली की जनता ने आपको रखा था, आज जब हमारी बहसें होती हैं तो इस पर होती है कि केजरीवाल भ्रष्ट कितने हैं और कितना उन्होंने झूठ बोला है। आपको लगता है कि 10 वर्षों में पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया है? कम से कम सच और झूठ क्या है, लेकिन बहस का विषय ये हो चुका है। सर देखिए, जितनी भी देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां या राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की बात मैं करता हूं, जिस प्रकार इनको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर पुलिस का क्या हाल है, पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर जुडिशरी का, देश के अंदर जुडिशरी का क्या हाल है, जुडिशरी के लिए लॉ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। पॉलिटिक्स में कितनी करप्शन, कितनी अनएजुकेटेड लोगों का आना और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का आना, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अरे भाई साहब, देश के लिए सोचो। राजनीति तो करते रहेंगे, अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में देखिए जितने भी बड़े बड़े देश हैं सब ने ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर पे आ गए हैं। हाँ, तो यही दरअसल सवाल यही था कि अब तो ईवीएम से सब इलेक्शन होने जा रहा है, तो आपको भरोसा है या नहीं है? नहीं, भरोसा, देखिए भरोसा तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर बेईमानी नहीं हो सकती, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जो पार्टी पूरे देश के अंदर पूरे 10 साल से सत्ता के अंदर काबिज है और उसकी सोच क्या है। आपने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? मैंने सुनी है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर देश के अंदर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी, जो संसार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसकी सोच क्या है? वो चाहती है बाय हुक और बाय क्रूक पूरे देश के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। कोई भी अपोजिशन पार्टी सेठी साहब, पहले तो आपको मैं ये करेक्ट कर दूं। सेठी साहब, सेठी साहब कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, विनोद मिश्रा जी कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, सुन लीजिए। सिर्फ एक करेक्ट कर दूं आपको। आपने सीधे इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल पूछ दिया कि दुनिया में कहीं ईवीएम से वोटिंग नहीं होती और ये सब तो फैक्ट्स सबको पता है। आपको ये पता है कि एक तो जो आज इलेक्शन कमीशन सीईसी ने इसको भी क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि जहां आप ईवीएम की बात करते हैं वो दरअसल ईवीएम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक जो वहां पे इक्विपमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होते। और उसकी तुलना करके आप बार बार इंडिया के, भारत के ईवीएम पे तुलना करने लगते हैं, तो ये बेईमानी है। इसको साफ साफ उन्होंने कहा है कि आप जिस ईवीएम की बात करते हैं वो एक मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, और यहां जो है ईवीएम मशीन है। ये दोनों चीज में अंतर, आप पत्रकार हैं, इस चीज को जनता को समझने दीजिए, आप गुमराह मत कीजिए। जिस बात को आप सोशल मीडिया पे फोटो, इसीलिए मैंने कहा कि क्या आपने ईवीएम नहीं है, ये ईवीएम कुछ मशीन है, वो ईवीएम मैकेनिज्म है। नहीं, मैंने वो सुन लिया, इसीलिए मैंने कहा कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी डिटेल में? मैं ये कहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि एक व्यक्ति जिसकी सोच क्या है, जिसकी नीयत क्या है,
और जिस व्यक्ति की नीयत सही होगी ना तो सारा कुछ सही चलेगा। चलिए ठीक है, आपने लेकिन नियत पर सवाल उठाए हैं। मैं राहुल लाल प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूं आपके पास मैं क्योंकि बहुत देर से विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी 30 सेकंड में कुछ अगर आप कहना चाह रहे हो मुझे। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये बैठा रखे हैं परविंदर जी, इनको ये नहीं पता क्या बोलना है। ये न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपको पता है आप ऐसे सवाल उठा सकते हो कि न्यायिक व्यवस्था का बताइए, न्यायिक व्यवस्था में क्या दिक्कत? आप अभी आए हैं 100 चैनल में 5000 से ऊपर डिबेट कर चुका हूं मैं। आप मुझे मत सिखाइए क्या बोलना है। वो विषय की बात कर रहे हैं, वो आपकी व्यक्तिगत कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, विषय की बात कर रहे हैं। चैनल में आप कभी सपने में भी नहीं सुनिए, उन चैनल में 6000 की है, किस तरह की बातें करते हो आप? चलिए परविंदर जी मुझे लगता है कि आपने शायद सही समझा नहीं। वो विषय की बात कर रहे हैं, वो आपके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहे, वो आपके विषय की बात कर रहे हैं कि आपने जो विषय उठाया। पर्सनल अटैक करते हैं जब इनके पास नहीं परविंदर जी, एक मिनट परविंदर जी दोबारा सुन लीजिए। आप विजय जी दोबारा कहिए अपनी बात को। उठा सकते हो, आपको इतना तो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की बात है। क्यों नहीं उठा सकते? आप मुझे एक बात बताइए, आप कौन से देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं? मुझे बताइए, एक व्यक्ति के घर में कोई चोरी होती है, कभी कोई मेरे को एक प्रूफ दिखाइए, कोई रिकवरी हुई है आज तक? आप किसी को पैसे दे दीजिए, एक व्यापारी ने पैसे लेने हैं, अगर उसके व्यापारी के पैसे आ सकते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, उसके कुत्तियां घिस जाएंगी। उसको आपके घर में चोरी होगी, आप पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करेंगे। आप हंस रहे हैं, कैसी हास्यास्पद बातें शर्म आनी चाहिए। देश में ये तो केजरीवाल से सीखा है मुझे लगता है। केजरीवाल जी भी यही है, वो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी उठाते हैं, वो जितनी संस्था है उनके ऊपर भी उंगली उठाते हैं। अरे भाई साहब आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है सच्चाई को एक्सेप्ट करो। जब तक कुछ पढ़कर आइए, कुछ सोच समझ कर आइए। क्या बोल रहे हो आप कि मैंने वो चोरी हो गई है, होगी वो हो गई? अरे ये कितने सालों से 60 साल का बाबा राम भीम अम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान। चलिए मैं आप लोगों को रोकूंगा, दोनों लोगों को रोकूंगा। सुनिए विजय जी और परविंदर जी दोनों लोग रुक जाइए। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा। राहुल लाल जी थोड़ा सा और क्षमा प्रार्थी हूं, एक ब्रेक पर जाना जरूरी है। एक रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, उसका जाएंगे राहुल लाल जी के पास। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। राहुल लाल जी सीधे आपके पास। निखिल जी 5 सेकंड का बोल लीजिएगा भैया जी, जरा सुन लीजिए। अरे अच्छा राहुल जी समय है हमारे पास, आज समय है, 5 सेकंड कह लेने दीजिए। थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। मैं तथ्य के आधार पे बात करता हूँ, कभी तथ्य से परे बातें नहीं करता हूँ। शायद ये पढ़ के मैंने इसलिए बोला था कि अभी हमने BNSS उसमें ये सारी त्रुटियां जिस तरह की थी, जो ये उंगली उठा रहे वो ठीक कर दी गई है। हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन पढ़ के नहीं आते महाराज जी। ये लड़ने लग जाते हैं टीवी के ऊपर। आपको पता है ठीक है, चलिए अब इस पर दोबारा नहीं जाएंगे बहस में। परविंदर जी आपके पास आएंगे तब जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आपने प्रश्न सुन लिया ना, आपके पास आएंगे तो जवाब दे लीजिएगा। राहुल लाल जी कांग्रेस के साथ में तो बहुत सारे सवाल हैं। क्या आप इस पूरे चुनाव में खड़े कहां हैं? दरअसल ईवीएम को तो लेकर के आप लोग भी आम आदमी पार्टी की तरह लगातार सवाल उठाते रहे, वो सवाल आपके साथ भी है कि कितना भरोसा आप जता पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल कि क्या इंडी गठबंधन टूट गया है, किस तरह से इसको देखेंगे? या हरियाणा की तर्ज पर आपने दिल्ली में इनसे ज्यादा सीटें मांग ली तो उन्होंने कहा कि हरियाणा का बदला दिल्ली में ले ले। कहां अपने आप को चुनाव में पाते हैं आप लोग दिल्ली? निखिल जी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, और यही कारण है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी, प्यारी दीदी योजना की घोषणा की,
कि हर महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये डाले जाएंगे, तो अब ना तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति सोच पा रही है, ना आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बना पा रही है। क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने कर्नाटका में इस मॉडल को बिल्कुल करके दिखाया है। तो जो ना तो ये रिकॉर्ड जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी तो लोक कल्याणकारी योजनाओं को फ्रीबीज करके खारिज करते रहती है, तो वो दिल्ली के जनता के पास क्या करके जाएगी। तो कांग्रेस इस चुनाव में बड़ा ही उथल पुथल की एक स्थिति लाने वाली है। यहाँ पे एक सवाल जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इंडी गठबंधन या इंडिया अलायंस की क्या स्थिति है। देखिए, इंडिया अलायंस नेशनल स्तर पे बना हुआ गठबंधन है, वो गठबंधन अपने स्तर पे कायम है। वो इंडिया अलायंस की लोकतांत्रिक खूबसूरती है, लेकिन अगर कहीं पे कोई दल गलत करेगा और दिल्ली के जनता के साथ अगर अन्याय की स्थिति बनी हुई है, तो क्या कांग्रेस पार्टी चुप्पी मार के बैठ जाएगी? ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर सकती। आप सोच के देखिए, ये ठंड का मौसम है, पूरा का पूरा ठंड, हम दिल्ली एनसीआर में लोगों ने किस तरह से भारी प्रदूषण के बीच में हम लोगों ने समय व्यतीत किया। क्या उसके कोई समाधान निकालने के प्रयास किए गए? देखिए, अलग अलग सरकार, निखिल जी पहले भी देखे हैं, दिल्ली की जनता याद कर रही है माननीय शीला दीक्षित जी को, जिन्होंने दिल्ली के जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। आज भी अगर दिल्ली में कुछ दिखाई दे रहा है, शीला दीक्षित के इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। लोग शीला दीक्षित के लोक कल्याणकारी योजनाओं को याद करते हैं। आम आदमी पार्टी ले गई, आम आदमी पार्टी ले गई है, ले गई थी, ये थी, अब पास्ट टेंस की बात है ये। आपको लग रहा है कि वो स्थितियां कहीं 2025 के चुनाव में कहीं दिखने वाली स्थितियां हैं? यहाँ पे देखिए, लोगों ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी वो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, वो उनको जो अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए वो उस भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले को विजय जी बड़ा गंभीरता से उठा रहे हैं। विजय जी, उसको आपसे भी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। ये तो आपने केंद्रीय संस्थाओं का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर डाला कि उस कारण से किसी के ऊपर सही कार्रवाई भी आप करते, जनता विश्वास नहीं करती। अगर आप केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग ना करते तो आम आदमी पार्टी के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। आपके हिसाब से क्या ये जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी? विजय जी बताएं, इसका जवाब दें। मैं तो कह रहा हूँ कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनता के बीच में परसेप्शन गया निकल जी कि शराब घोटाले को लेकर वो परसेप्शन कुछ भी जाए, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानून सम्मत कार्रवाई है, वो तो कानून के तौर पर चलेगी ना। निखिल जी, मैं एक लाइन का चीज ये कह रहा हूँ, आप 10 जगह सही कार्रवाई करते हैं और 90 जगह गलत कार्रवाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुन चुन के 90% जगहों पर गलत जो है विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के टारगेट बनाया। चलिए, सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे राहुल लाल जी। मैं अभी सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा, तो इन बातों का जवाब दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके विरोध में आप लोग भी कहीं ना कहीं खड़े नजर आते थे, और कभी जब आपको ये इसको कहते हैं सुविधा की राजनीति, जब नहीं पटा तो उनके विरोध में आ गए और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं विजय जी, मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से कहें, मुझे विनोद जी के पास जाना। जी, देखिए, राहुल लाल जी ने 2 बातें रखी है, मैं 2 तथ्य के आधार पर रखता हूं। इन्होंने कर्नाटका की बात की, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, पूरे देश ने सुना उन्होंने क्या बोला था कि भाई घोषणा करो तो सोच समझ के करो जो पूरी कर सको। तो इनका उसके सामने आ गया, और किस तरह से इन्होंने पेट्रोल डीजल के वहां रेट बढ़ा दिए और किस तरह से क्राइसिस हो रखे हैं हिमाचल प्रदेश में, वो आप देख रहे हो। दूसरा, इन्होंने इंडी गठबंधन की बात की। इंडी गठबंधन की मैं बात बताना चाहता हूँ राहुल लाल जी, आपने शिकायत की शराब घोटाले में, और केजरीवाल जी अंदर जाते हैं, फिर आप एजुकेशन चलाते हो। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ से आपको रोकना चाहेंगे विजय जी, यहाँ से ले जाएंगे आपको MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर जायसवाल उसको संबोधित कर रहे हैं। We are joined by Shri Sanjay Singh, who's Principal Secretary looking after information and public relations affairs in the government of Odisha. We also have with us Shri Ankan Banerjee, Joint Secretary, Diaspora Engagement in the Ministry of